हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकृति। यू ऑल आर वेलकम्ड इन लर्निंग गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोल्ड वॉर एरा क्लास 12 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलायंसेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। और इस लेक्चर का, इस चैप्टर का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 आर अवेलेबल ऑन द चैनल. If you have not watched them yet, please do watch those lectures also so that you are able to understand this topic very well. बने रहिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ ताकि यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस टॉपिक, अलायंसेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ. हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है ऑफ दिस टॉपिक. तो सबसे पहले ये देखिए कि अलायंस क्या होता है. सो एन अलायंस इज़ a formal organization of countries formed for a specific purpose. तो ये कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ आती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं. दैट मीन्स पर्टिकुलर एक इनके बीच में समझौते होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं जिनके तहत ये लोग एक साथ आती हैं, ठीक है. पर्टिकुलरली इनको बताया जाता है कि अगर आप इकट्ठे आएंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं, आपको ये करना होगा और जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट होगा. तो प्रॉपरली उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, नॉट जस्ट वर्बली. प्रॉपर ट्रीटीज़ साइन करके उसे एक साथ लाया जाता है उस पूरे ग्रुप को. तो इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल का मतलब है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत ये काम करता है, ठीक है. तो इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है ना. एक एम होता है जिसको पूरा करने के लिए ये कंट्रीज़ एक साथ आती हैं, ठीक है. तो अगर हम समराइज़ करें अलायंस का मीनिंग तो क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर आती हैं, सर्टन ट्रीटीज़ के तहत ये लोग साइन करती हैं कि हम सबको इस ट्रीटी को साइन करने से हम लोग एक ग्रुप का हिस्सा हैं और हमें इससे ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा. और जो रन करती है अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस और जिनका एम होता है एक साथ आने का एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करना. सो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ एन अलायंस. बाकी आप लोग जब अलायंसेस को पढ़ेंगे उसके बाद आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स से उन्हें मैच करने की कोशिश कीजिएगा तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है या जो भी इसका मीनिंग है आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड और हम ये देखते हैं कि हम कोल्ड वॉर में अलायंसेस को क्यों पढ़ रहे हैं. सो कोल्ड वॉर एरा के दौरान क्या होता है कि दोनों सुपर पावर्स दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर, दे वर कीन ऑन इन्फ्लुएंसिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो वो ये ही चाहती थी, इसका यही मतलब है कि वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उनको फॉलो करें, ठीक है. तो फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिए. नाउ जैसे कि हमने मान लो यूएसए ने किसी कंट्री को अपने फेवर में कर लिया तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कल को यूएसएसआर भी उनको अपने फेवर में कर ले, ठीक है ना. कुछ उनको प्रॉमिसेस दे और उनको अपने फेवर में कर ले. मगर इन्होंने अलायंसेस इसलिए बनाना स्टार्ट कर लिए ताकि परमानेंटली ये हमारे साथ ही रहें, ठीक है. एक पर्टिकुलर ट्रीटी को जब हम लोग साइन करते हैं तो आसानी से दूसरे के पास नहीं जा सकते. सो इसीलिए इन्होंने अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिए. नाउ जो स्मॉल कंट्रीज़ थी जो इनके साथ आई, जो इनकी फॉलोअर्स बनी, वो भी इनके साथ जुड़ना क्यों चाहती थी. क्योंकि वो बड़ी पावर्स तो इसलिए जुड़ना चाहती थी क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ अपनी बढ़वानी हैं जो कि उन्हें फॉलो करें. अमंग अदर रीजंस एज वेल, ये एक बड़ा रीज़न था कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपना फॉलोअर बनाना है. नाउ छोटी कंट्रीज़ इनका फॉलोअर क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि ये सुपर पावर्स उनको 3 चीज़ें प्रॉमिस कर रही थी.
क्या 3 चीज़ें ये प्रॉमिस कर रही थी? ये इनको प्रॉमिस कर रही थी प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड। ये 3 चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर। तो ये प्रोटेक्शन क्या कर रही थी कि कोई भी कंट्री आप पे अटैक करती है तो बड़ी सुपर पावर्स आपको जो है वो बचाएंगी, ठीक है। सेकेंडली, दूसरा ये इनको वेपन्स प्रोवाइड कर रही थी कि आपके बैटल के दौरान अगर आपको जिन भी वेपन्स की ज़रूरत होती है तो वो इनको ये प्रोवाइड कर रही थी। एंड थर्डली, इन्हें इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रही थी। ये वाले जो सभी हम लोग अलायंसेस पढ़ेंगे, फर्स्टली ये यूरोप में ही फॉर्म होते हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ में फिर बाद में ये स्प्रेड होते हैं। जो यूरोप में ये अलायंसेस फॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी नीचे आ गई थी और छोटी कंट्रीज़ का तो हाल ही बुरा था। सो फॉर दैट पर्पज़ उन्हें अपनी इकोनॉमी भी इम्प्रूव करनी थी और उनको कांस्टेंट थ्रेट्स भी रहती थी। पहले 2 वॉर्स हो चुकी हैं, कांस्टेंट थ्रेट थी कि कोई ना कोई उन पे अटैक कर देगा। सो फॉर दैट पर्पज़ उन्हें वेपन्स भी चाहिए हैं और प्रोटेक्शन भी चाहिए किसी बड़ी पावर से, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी कंट्रीज़ इनको ज्वाइन करती थी। और अगर यूरोप से बाहर भी देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रही थी, जैसे कि इंडिया है या और भी बहुत सी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉलोनीज़ थी पहले और वो तब इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी थी। तो हर कोई कंट्री क्या चाह रही थी कि हम बड़ी कंट्रीज़ के साथ जुड़ जाएं, हमें एक तो सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। तो इसमें क्या है कि दोनों का बेनिफिट है। बड़ी कंट्रीज़ को फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी है वो भी हो जाएगी और छोटी कंट्रीज़ को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए और अपनी इकोनॉमी इम्प्रूव करनी है तो वो भी उनको मिल जाएगी। लुक एट द लास्ट लाइन, ये कह रही है कि जो अलायंसेस दोनों कंट्रीज़ ने बनाए उससे ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड जो है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। क्यों? क्योंकि या तो कंट्रीज़ यूएसए वाला ब्लॉक ज्वाइन कर रही थी या तो कंट्रीज़ यूएसएसआर वाला ब्लॉक ज्वाइन कर रही थी। तो 2 अलायंसेस बेसिकली थे और वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। इसीलिए कोल्ड वॉर एरा के वर्ल्ड को हम लोग बाइपोलर वर्ल्ड भी कहते हैं। 2 पोल्स हैं, यूएसए वाला पोल और यूएसएसआर वाला पोल। Let's now look at the names of major alliances that were formed during Cold War era. First is North Atlantic Treaty Organization, शॉर्ट में इसे हम नेटो कहते हैं और इसे हम वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड सो। सेकेंड वी हैव CENTO or Central Treaty Organization. Thirdly, we have SEATO or Southeast Asian Treaty Organization. And fourth, we have Warsaw Pact, जिसे हम लोग ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेटो के साथ। तो नेटो और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सो रिमेंबर इट वेरी वेल। और इसे हम लोग वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले स्लाइड में कि फर्स्टली जो अलायंसेस हैं दैट वर फॉर्म्ड इन यूरोप और उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुए। सो यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो अलायंस बनाया था दैट इज़ कॉल्ड एज द नेटो और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं इनफैक्ट दैट साइडेड विद यूएसए, ठीक है। इन्होंने यूएसए के साथ मिलना शुरू किया, दैट मीन्स यूएसए को फॉलो करना शुरू किया और यूएसए ने इसीलिए इसको एक फॉर्मल शेप देने के लिए अपने फॉलोअर्स को और अपने साथ अपने लीडरशिप को और उनकी फॉलोअरशिप को तो एक अलायंस बनाया जिसे कि हम नेटो और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो रिमेंबर वेरी केयरफुली, इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949 और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो इसकी 12 कंट्रीज़ थी इसमें whose names are listed in this slide।
तो ये आप लोग रख सकते हैं याद। इनफैक्ट जो मेजर कंट्रीज़ है उनके नेम तो ज़रूर याद रखिए, इनमें से कुछ कंट्रीज़ के नेम ज़रूर याद रखिए। ऑफन इट इज़ आस्क्ड मेंशन एनी 3 मेंबर्स ऑफ नेटो, या इस तरह से कुछ आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कंट्री किस अलायंस का पार्ट थी, ठीक है। सो रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। तो ये हमारे पास 12 कंट्रीज़ थी व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, और इनके नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद देखिए कि इन्होंने क्या, जैसे मैंने कहा कि जब एक अलायंस बनता है तो उसमें एक समझौता होता है और एक ट्रीटी होती है। तो इनके बीच में क्या ट्रीटी हुई थी, क्या प्रॉमिस हुआ था कि एन आर्म्ड अटैक ऑन even one of them would be regarded as an armed attack on all of them, ठीक है। that means कि अगर आप किसी भी एक कंट्री पे, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यूएसए पर अटैक करता है, तो वो सिर्फ यूएसए पर अटैक नहीं होगा, वो पूरी नेटो कंट्रीज़ पर अटैक समझा जाएगा, और सारी कंट्रीज़ मिलकर उस पावर को, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूएसए पर अटैक हुआ है तो यूएसए के साथ मिलकर लड़ेंगी और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये इनके बीच में एक अलायंस हुआ था, या फिर हम यूँ कहें कि एक ट्रीटी इनके बीच में हुई थी, ये इन्होंने फैसला कर लिया था। और ये जो अलायंस है इससे यूएसए बाउंड हो गया टू द डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स और द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का अब सारा डिफेंस का काम और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम जो है वो यूएसए को करना था, ठीक है। सो आप लोग पढ़ेंगे भी बाद में कि किस तरीके से यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प की थी एज यू प्रोसीड फर्दर इन दिस बुक। तो ये फर्स्ट चैप्टर से बाकी सारी बुक जो है वो एटलीस्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो इस फर्स्ट चैप्टर से ज़रूर रिलेटेड हैं, तो इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो यहाँ पर यही है कि 2 चीज़ें मान लीजिए आप नेटो की आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज़ एन आर्म्ड अटैक ऑन वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक पर अटैक होता है तो सभी उसकी लड़ाई करेंगे। मान लीजिए कि वो एक ही कंट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए एक ही कंट्री है, सभी उसके अगेंस्ट चलेंगे। और सेकेंडली यूएसए जो है, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी प्रोटेक्शन, उनका डिफेंस जो है वो अब यूएसए के हाथ में था। इस वक्त नेटो में 30 कंट्रीज़ हैं, और रशिया ने भी बाद में 2002 में इसको ज्वाइन कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन डिड रशिया ज्वाइन नेटो? इन 2002। नाउ जो यूएसएसआर है उसी का एक पार्ट रशिया भी था, स्टिल इसने नेटो को ज्वाइन कर लिया क्योंकि जो यूएसएसआर है वो ख़त्म हो जाता है 1992 में, 1991 में इनफैक्ट आप लोग पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर। तो उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड रहा नहीं है, तो इसलिए अब नेटो का पर्पस चेंज हो चुका है, और इस चेंज पर्पस के साथ रशिया ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग कि रशिया ही तो जो है उसी का पुराना फॉर्म यूएसएसआर है, तो ये तो आपस में राइवल थे, तो फिर कैसे ज्वाइन कर लिया? बिकॉज कोल्ड वॉर हैज़ एंडेड इन 1991, और उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो पर्पस है दैट हैज़ चेंज्ड, और इस चेंज्ड पर्पस में दे हैव ज्वाइन। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट, तो फिर आपको ये क्लियरली समझ आएगा। बट जस्ट टू गिव अ ग्लिम्प्स, आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। होप यू आर क्लियर विद नेटो। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। मूविंग अहेड, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंटो के बारे में। सेंटो इज़ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है सेंटो क्या है? सेंटो और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूएस स्पॉन्सर्ड अलायंस, ठीक है। यूएस ने ही इसको भी बनाया था नेटो की तरह। सेंटो वॉज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय यूएसए।
ठीक है, टू सिक्योर वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट। वेस्टर्न इंटरेस्ट्स का क्या मतलब है कि कैपिटलिज्म और ये लिबरल डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं, इनको मिडल ईस्ट में हमने प्रोपेगेट करना है और कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को फैलने नहीं देना है। यही इनके गोल्स हैं, इन्हीं की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं। तो मिडल ईस्ट का जो रीजन है, मिडल ईस्ट का रीजन रेफर किया जाता है उस रीजन को जो लाई करता है बिटवीन सिंगापुर एंड इजिप्ट। ठीक है, तो मिडल ईस्ट के जो रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, यानी कि कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए और कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के देने के लिए मिडल ईस्ट के रीजन में जो अलायंस बनाया गया था उसे हम लोग सेंटो कहते हैं। तो सेंटर इज मिडल, तो वो आप लोग यहाँ से इसका नेम जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं। So when was it established? It is mentioned in the second point that it was established in the year 1955. So remember this year. Now look at the third point. Third point कहता है कि when CENTO was formed, इसका नाम था बगदाद पैक्ट। क्यों बगदाद पैक्ट? क्योंकि इट वॉज साइंड। हमने कहा कि जब भी अलायंसेस बनते हैं किसी ट्रीटी के तहत बनते हैं, तो जो ट्रीटी ये साइन की गई थी वो साइन की गई थी बगदाद में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इराक। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम बगदाद पैक्ट रखा गया था। इन 1958 द नेम वॉज चेंज्ड टू द सेंटो। ठीक है, तो सेंटो का नाम इसको 1958 में मिला है। अर्ली नेम वॉज बगदाद पैक्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। Now, who were the members of this organization or this alliance? तो ये हमें दिया गया है फोर्थ पॉइंट में कि the members of CENTO were USA, Pakistan, Iran, Iraq and Turkey. Okay, very easy to remember. You can easily remember the names of these countries. Most of them are Middle East countries only. Now the fifth and the last point says कि पाकिस्तान ने सेंटो से विदड्रॉ कर लिया था 1978 में, एंड उसके बाद ये इसकी जो वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेंटो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सीटो के बारे में। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, तो ये रीजन हमने लर्न कर लिया। सबसे पहले हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में कैपिटलिस्ट थॉट को प्रोपेगेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को मिडिल ईस्ट में सिक्योर करने के लिए सेंटो बनाई गई थी, वैसे वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में प्रोपेगेट करने के लिए हम लोगों ने सीटो बनाई है। ठीक है, और उसके बाद अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, इट वाज 1954। यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर वेरी केयरफुली। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूएसए। तो ये सब कंट्रीज़ हैं, आप लोग इनके नेम्स जो है वो याद रख सकते हैं। नाउ इसमें से मोस्टली जो भी और भी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में थी, बट आई हैव रिटन नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ देम। तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सारी कंट्रीज जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं दैट आर नॉट इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है, स्टिल दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। ये हमें ये एग्जाम्प्लीफाई करता है, ये प्रूव करता है कि जिस रीजन में ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, यानी जिस रीजन के नाम पर या जिस रीजन में कैपिटलिस्ट थॉट को प्रोपेगेट करने के लिए अलायंस बनाया जाता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस रीजन की कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हों। ठीक है, तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया की तो कंट्रीज इसमें बहुत कम थी। इनफैक्ट 2 कंट्रीज वर देयर ओनली जो कि इस रीजन का एक पार्ट थी, जो कि इस अलायंस में आई। साउथ ईस्ट एशियन रीजन की 2 ही ऐसी कंट्रीज थी जो कि सीटो का पार्ट बनी।
ठीक है, बट सीटो का पर्पस क्या था कि हमने वेस्टर्न इंटरेस्ट को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सिक्योर करना है, एंड फॉर दैट पर्पस इट वाज टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हम लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही रीजन, जैसे नेटो है, नेटो में उस रीजन में ही कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए प्रॉपर मिलिट्री अलायंस किया गया था और उसी रीजन की कंट्रीज इंक्लूडेड थी, बट नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है सीटो की, तो सीटो में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग लास्ट अलायंस डिस्कस करने वाले हैं, वार्सा पैक्ट, और जिसको ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। अभी तक हमने 3 अलायंसेस पढ़ लिए हैं, सभी को यूएसए ने स्पॉन्सर किया था, यूएसए ने उनको एस्टैब्लिश किया था, या उनका लीडर यूएसए था। बट अब जो हम लोग अलायंस पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वार्सा पैक्ट या ईस्टर्न अलायंस, इसे यूएसएसआर ने स्पॉन्सर किया था। ठीक है, तो जैसे नेटो था, यूएसए का मेन अलायंस तो नेटो ही था। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो वैसे ही ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प से यूएसएसआर ने जो अलायंस बनाया उसको हम लोग कहते हैं वार्सा पैक्ट। Now, when was it established? It was established in May 1955. Okay. So what was the purpose of formation of Warsaw Pact? Its purpose was to counter the influence of NATO. जैसे NATO वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में इम्पैक्ट डाल रही है, कैपिटलिज्म को फैला रही है, वैसे हमने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपने कब्जे में कर लेना है, उनको अपना फॉलोअर बनाना है और वहाँ पे कम्युनिज्म को वैसे ही फैलाना है जैसे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटलिज्म फैला हुआ है यूएसए की हेल्प से। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये बनाया गया था। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था या स्पॉन्सर किसने किया था, यूएसएसआर ने, दैट इज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या जिसको हम लोग सोवियत यूनियन भी कहते हैं। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में मेंबर कंट्रीज दी गई हैं, यूएसएसआर, पोलैंड, रोमेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया एंड ईस्ट जर्मनी। ठीक है, ईस्ट जर्मनी क्या है अब, तो जो जर्मनी था उस टाइम का कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, और इनके बीच में इनको एक वॉल से सेपरेट किया गया था, एंड दैट वॉल वाज कॉल्ड द बर्लिन वॉल। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो उस जो बर्लिन वॉल है उसके ईस्ट में जो थी कंट्रीज, दैट जो पार्ट था कंट्री का, दैट वाज ईस्ट जर्मनी, और जो उसके वेस्ट में था दैट वाज वेस्ट जर्मनी। अब जो वेस्ट जर्मनी है वो यूएसए के पास था, यूएसए को फॉलो कर रहा था, एंड जो ईस्ट जर्मनी है वो यूएसएसआर के का फॉलोअर था। ठीक है, तो ये है ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी का कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इट वाज साइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 सालों के लिए इसकी ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, यानी कि उस ट्रीटी में जो भी पॉइंट्स दिए गए थे जो कि कंट्रीज को फॉलो करने थे, मेंबर स्टेट्स को फॉलो करने थे, दैट वर टू बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नाउ मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि इट्स डोर्स वर ओपन टू ऑल द यूरोपियन स्टेट्स। तो हर कोई यूरोपियन स्टेट्स इसको ज्वाइन कर सकती थी, इसकी मेंबरशिप ले सकती थी। ठीक है, और एंड द सेवेंथ पॉइंट सेज कि ये जिस ट्रीटी के तहत ये अलायंस बना था, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे को असिस्ट करना, यानी कि मदद करना, डिफरेंट जैसे कि वेपन्स प्रोवाइड करने एक दूसरे को, या साइंटिफिक रिसर्चेस में एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, तो ये एक जो ट्रीटी है इसके तहत वार्सा पैक्ट बनाया गया था। तो वार्सा पैक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज साइंड इन वार्सा, एंड वार्सा इज अ रीजन इन पोलैंड। ठीक है,
तो ये पोलैंड का एक रीजन है वार्सा, जहाँ पे ये साइन की गई थी, इसलिए इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं. बट द फुल नेम ऑफ द ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस. नाउ चिल्ड्रन, आप लोग नोटिस करें कि जो यूएसए है उसने डिफरेंट रीजन में कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए डिफरेंट अलायंसेस जो है वो बनाए थे. मगर यूएसएसआर ने ऐसा नहीं किया था. उसने एक यूरोपियन रीजन में ही जो नेटो को काउंटर करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया था, और कोई एज सच इम्पॉर्टेंट अलायंसेस इन्होंने नहीं बनाए थे. बट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ये लोग फ्रेंडशिप किया करते थे एंड उसकी ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन किया करते थे. जैसे कि आप लोग देखेंगे कि इंडिया को भी इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है यूएसएसआर ने, और इंडिया के साथ इन्होंने एक स्पेशल ट्रीटी साइन की थी. बट बाकी रीजन्स में, यूरोप के अलावा और किसी रीजन में इन्होंने सेपरेट कोई भी अलायंस जो है वो नहीं बनाए थे. एट द एंड आई हैव गिवन दिस टेबल. इस टेबल में अलायंसेस जो आज हमने स्टडी किए, उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, उनका अदर नेम और उनकी मेजर कंट्रीज़ जो उनमें थी, ये हाईलाइट किया गया है. सो एट द टाइम ऑफ रिविजन इट कैन ग्रेटली हेल्प यू. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट एंड गो थ्रू इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन. जब टाइम कम होता है और रिवाइज ज़्यादा करने को होता है तो ये टेबल जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. Share it with your friends. Tell me in the comment section if you have any feedback about this video, and also subscribe to the channel and hit the bell icon so that every video that I upload will be notified to you and you will be one of the first persons to watch that video. Thank you so much for watching.